हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपने थोड़ा चैप्टर पढ़ा था, आज उससे आगे का पढ़ेंगे। तो देखिए, कक्षा 10 का है ये, जो कल वाला था उसी का आगे का पढ़ेंगे। तो उसमें आज है इतिहास का काल विभाजन। तो देखिए, आज देखते हैं इसमें इतिहास का काल विभाजन कैसे दिया हुआ है। ये इतिहास का काल विभाजन तो मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। यानी मनुष्य के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया जाता है। इसमें कौन कौन से में? प्राग युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। यानी प्राग ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग, ऐसे कह सकते हैं इसको। प्राग युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु या तो वे अस्पष्ट हैं अथवा उसकी लिपि को अभी पढ़ना संभव न हुआ हो। यानी कि प्राग इतिहास काल में तो मानव लिखना ही नहीं सीखा था, उसकी लिखित कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। और आद्य इतिहास युग में साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन आज तक वे पढ़े नहीं गए हैं। तो ऐसा माना जाता है या तो वे साक्ष्य पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, यानी अस्पष्ट हैं, वो स्पष्ट नहीं है, या फिर हमने उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक युग। उस काल के इतिहास को कहा है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। यानी ऐतिहासिक युग उस युग को, उस काल को कहते हैं जिस काल के साक्ष्य हमने पढ़ लिए हैं, यानी जो लिपि मिली है वो हमने पढ़ ली है। तो इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला है प्राग युग। यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। ऐसे मानते हैं कि प्राग युग ये जब से सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक माना जाता है। और आद्य ऐतिहासिक युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा है। यानी यह हड़प्पा सभ्यता के काल से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा है। और तीसरा है ऐतिहासिक युग। यह युग 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक जारी है। तो देखिए, पहले है प्राग ऐतिहासिक राजस्थान। यानी प्राग युग में राजस्थान कैसा था? तो देखिए, मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंद मूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। संघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था। यानी विद्वानों का कहना है कि जिस तरह से अब समुद्र है वैसे समुद्र नहीं था पहले, यहाँ समुद्र विद्यमान था, मरुस्थल नहीं था। और सरस्वती और दर्शवती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। यानी प्राचीन भूभागों में से राजस्थान भी एक भूभाग था। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे तीनों भागों में बांटा है। ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको 3 भागों में बांटा है। तो कौन कौन से भागों में? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो देखिए, पूर्व पाषाण काल। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण
विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में सी हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार यानी हैंड एक्स खोज निकाली। कब खोज निकाली? 1870 ईस्वी में। किसने? हैकेट ने। कहाँ से? जयपुर और इंद्रगढ़ से। तो कुछ समय पश्चात सेटनकार ने झालावाड़ से इस युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। तो झालावाड़ से किसने? सेटनकार ने। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज, पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियां, विशेष रूप से चंबल, बनास व उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो जालौर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय भी ऑल्चिन को है। कौन से युग की? पूर्व पाषाण युग की खोज का श्रेय किसको है? ऑल्चिन को, जालौर से। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। तो जालौर से जो उपकरण खोजे हैं उनका वो किसने खोजे हैं? ऑल्चिन ने। कब के? कौन से काल के? पूर्व पाषाण काल के। और झालावाड़ से खोजे हैं सेटनकार ने, और जयपुर और इंद्रगढ़ से हैकेट ने। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। मध्य पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल ने अपने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और आगे आएगा उत्तर पाषाण। तो अब है 2 नंबर का है मध्य पाषाण। मानव सभ्यता की क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों, चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित हैं। ये उपकरण जैस्पर, एगेट, जैड, कारेलियन, क्वार्टजाइट, कलशेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, जिनमें ब्लेड, एग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है। यानी ये उपकरण मिले हैं। पत्थर से बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण कहा जाता था। मध्य पाषाण काल के उपकरणों को जो पत्थर से बने हुए थे उनको क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। नंबर 3 है उत्तर पाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उत्तर पाषाण काल के जो मुख्य उपकरण मिले हैं उनमें भीलवाड़ा के बागौर से और मारवाड़ के तिलवाड़ा से, जो कि जोधपुर में है, तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो इससे आगे है राजस्थान में धातु काल। तो धातु काल देखिए, राजस्थान में ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल, धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं। राजस्थान में ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर, जो कि सीकर
है कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गिलोन राजसमंद में, आहेड़ व जाडोल उदयपुर में, पिंड पाड़लिया चित्तौड़गढ़ में, कुराड़ा नागौर में, साबणिया पुगल बीकानेर में, नंदलालपुरा किराडोत और चितवाड़ी जयपुर से, और एलाना जालोर से, बुड्ढा पुष्कर अजमेर से, कोल माहौली स्वाई माधोपुर से, मलाह भरतपुर से आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। लोह काल। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारी परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नोहे भरतपुर से, जोधपुरा जयपुर, सोनारी झुंझुनू रेड टोंक आदि स्थानों से लोहे संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले। लोहे से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहे युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जोधपुरा तथा सोनारी से लोहे को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष मिले। लोहे गलाने की भट्टियां कहाँ से मिली हैं? जोधपुरा और सोनारी से। रेड को तो लोहे सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी जाती है। तो प्राचीन राजस्थान का टाटानगर किसे कहा गया है? रेड टोंक को। रेड यानी जो टोंक में पड़ता है। लोहे काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मर्तभांड संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा जयपुर, सोनारी, नोहा आदि स्थानों से मिले। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास को भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। तो ये लोहे काल की बात थी, जो राजस्थान में किस तरह से धातु काल आगे बढ़ता गया। तो आज बस इतना ही। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए इस कोरोना काल में, और अपने टाइम का सदुपयोग कीजिए थोड़ा थोड़ा पढ़कर, ताकि बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहें। खासकर ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए और कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ मुझे सुझाव ज़रूर दें, लाइक करें, कमेंट में सुझाव ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम आगे थोड़ा थोड़ा करके इस पाठ को पूरा कर लेंगे। थैंक यू, आपने इतना सुना इसके लिए थैंक यू।